कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक बेहद ठंडे इलाके में, एकदम सुनसान बर्फीली जमीन पर। सर्दियों का वक्त है तो पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ था। एक जवान लड़की लड़खड़ाते हुए भाग रही थी। उसकी सांस फूल रही थी, आंखों में डर था। थोड़ी देर के लिए उसने रुकने का सोचा, लेकिन फिर खुद को मजबूर किया कि नहीं, भागते रहना है। अगले दिन हम हॉकआई मतलब कोरी लैम्बर्ट को देखते हैं। वो एक शिकारी है जिसकी नजर पड़ी भेड़ियों के एक झुंड पर। उसने जबरदस्त निशाना लगाते हुए एक भेड़िए को मार डाला, जिसके बाद बाकी वहां से तुरंत भाग गए। आज कोरी ने वादा किया था कि वो पूरा दिन अपने बेटे के साथ बिताएगा। जैसे ही उसने केसी को बुलाया, वो पहले से ही एकदम तैयार आया। राइफल कंधे पे लटकी हुई थी उसके। इसके बाद कोरी अपने बेटे को लेकर उसके नाना नानी के घर गया। उसने अपने बेटे से कहा कि बस थोड़ी देर यहाँ पर इंतजार करो, मैं थोड़ा आसपास देख कर आता हूँ, सब सही है ना। दरअसल कोरी यहाँ पर काम से आया था। उसके ससुर ने उसे लोकेशन बताई जहाँ पर एक गाय का बछड़ा गायब हो गया था। उन्हें शक था कि इस एरिया में कोई माउंटेन लायन है जो उनकी भेड़ बकरी गायों के लिए खतरा हो सकता है, इसीलिए कोरी को बुलाया था। लेकिन जब कोरी उस माउंटेन लायन को ढूंढने निकला तो उसे बस पैरों के निशान दिखे, लेकिन ये किसी शेर के नहीं थे। जल्द ही उन कदमों का पीछा करते हुए उसे बर्फ पर खून के निशान मिले। उसने अपने बैग से कुछ खास कपड़े निकाले, पिस्टल अपने हाथ में ली और ध्यान से कदमों को फॉलो करने लगा। ये वही रास्ता था जहाँ से वो लड़की भागी थी। अभी उसके पैरों के निशान बर्फ से ढके नहीं थे। थोड़ा आगे जाकर निशान कुछ ऐसे हो गए कि कोई बड़ी मुश्किल से चल रहा हो। कोरी धीरे धीरे खून के निशान फॉलो करता रहा। थोड़ी आगे जाकर उसे वो लड़की मिल गई। वो बिल्कुल शांत पड़ी थी, पैर नंगे, जिस्म जम चुका था, मुंह में खून और बर्फ जमी हुई थी। कोरी ने तुरंत इमरजेंसी मदद के लिए कॉल किया। FBI को यहाँ तक आने में टाइम लगने वाला था क्योंकि रोड बहुत खराब है, हर तरफ बर्फबारी हो रही है। ट्राइबल पुलिस के चीफ बेन ने कहा कि बॉडी को हिलाना मत जब तक कि FBI के ऑफिसर आके साइट की छानबीन न कर लें। लेकिन कोरी बेचैन हो गया। उसने कहा कि बर्फबारी तेज हो रही है, जल्द ही पूरे निशान गायब हो जाएंगे लड़की के, कि कहां से भागी थी, कहां से आ रही थी वो। उसने बेन से परमिशन मांगी कि वो अकेला छानबीन कर सके, लेकिन बेन ने मना कर दिया। कोरी उस लड़की को जानता था, ये बॉडी नैटली की ही है, लेकिन बेन ने कहा कि ढंग से जांच करने के बाद ही कंफर्म करेंगे। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी वहां पर आई। कोरी उसके पास गया तो ड्राइवर सीट पर एक लड़की बैठी थी जिसने अपना नाम जेन बैनर बताया। वो यहाँ पर अकेली आई थी और ठंड के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसने हल्के कपड़े पहने हुए थे, इस तरह से तो जम जाएगी। उसने बताया कि मुझे ट्रेनिंग के बीच में ही यहाँ पे भेज दिया गया। एक FBI एजेंट का ऐसे रेंटल वैन में यहाँ पर आना बेन को बहुत अजीब सा लगा। केसी की नानी ने जेन को पहनने के लिए कपड़े दिए। ये कपड़े असल में उनकी नातिन के थे। वो बहुत खुश नहीं थी जेन को ये कपड़े देकर। जेन जब बाहर आई तो उसे देखकर कोरी एक पल के लिए जमा रह गया। अपनी बेटी की पुरानी यादें उसे सताने लगी। अब तक हम इतना तो समझ चुके थे कि उसकी बेटी शायद अब इस दुनिया में नहीं है, बाकी हुआ क्या ये नहीं पता। खैर, इसके बाद कोरी ने केसी से कहा कि मैं कुछ घंटों में वापस आ जाऊंगा। बर्फीला तूफान रुक गया था और अब साइट पर वापस जाने का वक्त था। कोरी और जेन वहाँ पर एक साथ गए। ट्राइबल पुलिस चीफ बेन दूसरी स्लेड पर वहाँ आया। ट्राइबल पुलिस ने पहले ही साइट को सिक्योर तो कर दिया था। तूफान रुक चुका है पर कभी भी दोबारा आ सकता है। बेन और कोरी अभी भी बहस कर रहे थे। कोरी बार बार बोल रहा था कि मैं जानता हूँ इस लड़की को, ये नैटली है। जेन ने बॉडी का पास से इंस्पेक्शन किया और कहा कि फोरेंसिक्स को बुलाना बहुत जरूरी है। कोरी ने बताया कि उस लड़की का घर यहाँ पास ही में था, पर किसी ने भी अब तक मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवाई। सबसे अजीब बात ये थी कि ये लड़की इसी इलाके से है तो भी नंगे पैर क्यों निकली। जेन ने कोरी से पूछा कि तुम क्या सोचते हो इस बारे में। कोरी ने निशान देखकर बताया कि ये बेचारी बर्फ में भाग रही थी, न जाने कब से, फिर थक हार कर यहाँ पर गिर गई। बर्फीली हवा उसके फेफड़ों में जाने की वजह से पल्मोनरी हैमरेज से उसकी मौत हो गई। जेन ने कोरी से कहा कि क्या तुम भी इन्वेस्टिगेशन में मदद करोगे। कोरी एक शिकारी था, लेकिन उसका टैलेंट यहाँ पर काम आ सकता है। कोरी ने हाँ कहते हुए कहा कि जानवर और इंसानों में ज्यादा फर्क नहीं है, किसी का भी शिकार कर सकता हूँ मैं। बाद में हम कोरी को देर रात तक गोलियां तैयार करते हुए देखते हैं। तब केसी उसके पास आया। उसने नैटली के बारे में सुन लिया था। उसने सिर्फ इतना पूछा कि क्या वो सब दोबारा से हो रहा है। कोरी चाहते हुए भी अपने बेटे को मना नहीं कर पाया। अगले दिन जेन को पता चला कि रिपोर्ट इसलिए नहीं लिखवाई गई क्योंकि नैटली अब अपने माँ बाप के साथ नहीं रहती थी। 18 साल की होते ही उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना शुरू कर दिया था। मेडिकल एग्जामिनर ने बताया कि मरने से पहले नैटली के साथ जबरदस्ती हुई थी, लेकिन वो ये नहीं बता पाया कि हमलावर एक था या कई सारे। उसकी बॉडी पर कई कट्स भी थे।
मौत का कारण बिल्कुल वही था जो कोरी ने बताया, पल्मोनरी हैमरेज। ये सब देखते हुए एग्जामिनर ने केस को मर्डर डिक्लेयर कर दिया। अब उन्हें ये पता लगाना था कि ये लड़की भाग कहाँ से रही थी, लेकिन उनके पास कोई भी सबूत नहीं है। जेन ने परेशान होकर कहा कि अगर मैंने ये रिपोर्ट अपने बॉस को भेजी तो वो मुझे वापस बुला लेंगे, मतलब सरकार की तरफ से फिर कोई मदद नहीं मिलने वाली। इसके बाद सबूत ढूंढने के लिए उन्होंने जल्दी से इंटेरोगेशन शुरू कर दी। सबसे पहले नैटली के पिता से बात हुई। वो जेन के सवालों से इरिटेट हो गया। उसने बताया कि मेरी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी और हमें उसने कभी अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाया ही नहीं। हम नहीं जानते उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ। नैटली की माँ बेडरूम में थी। बेन ने जेन को सिग्नल दिया कि इन लोगों को अभी मत छेड़ो, ये परेशान है। लेकिन जेन फिर भी कमरे के अंदर चली गई। अंदर उसने नैटली की माँ को देखा जो बस रो रही थी। उसकी कमर पूरी तरह झुकी हुई थी, बिल्कुल खामोश बैठी थी वो। इसके बाद कोरी वहाँ पर आया। जैसे ही नैटली के पिता ने कोरी को देखा तो वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ। उन दोनों के बीच में एक ऐसा दर्द था जिसे समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है। वो दोनों एक दूसरे के गले लग गए। कोरी ने धीरे से कहा कि दर्द को पकड़ कर रहना कभी कभी आसान लगता है, लेकिन अपनी बेटी को खोने के बाद मैंने एक बात सीखी है कि हमें बस उनका दिया हुआ प्यार याद रखना है, उन्हें खोने का दर्द नहीं। खैर फिर मार्टिन ने बताया कि देखो मैं तो कुछ नहीं जानता, लेकिन मेरा एक बेगैरत बेटा है, ड्रग्स वगैरह के चक्कर में फंसा था पीछे। वो लड़कियां ना लिटिल फेदर बॉयज, उनके साथ घूमता है। चाहे जैसा भी है, नैटली अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। वो शायद कुछ बता सकता है। इसके बाद बेन, जेन और कोरी लिटिल फेदर बॉयज के एरिया में गए। जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचे, अंदर तेज म्यूजिक बज रहा था। बेन ने बताया कि टोटल 4 भाई हैं और कोई भी आसानी से मानने वाला नहीं है, एक से बढ़ के एक है सारे। कोरी घर के पीछे की तरफ गया, जबकि बेन और जेन आगे के दरवाजे पर गए। दरवाजा सैम नाम के एक लड़के ने खोला। ऐसा लग रहा था उसने दबा के नशे किए हुए। उसने धीरे धीरे कहा कि मेरा दूसरा भाई जेल में है और चिप जो नैटली का भाई है वो घर पे नहीं है। तभी अचानक से उसने बेन और जेन पर पेपर स्प्रे से हमला कर दिया। दोनों की आंखों में तेज जलन हुई, उनकी नजरें धुंधली पड़ गई। लेकिन कोरी ने एकदम आराम से फावड़ा उठाया और लड़के के ऊपर भटाक से दे मारा। दूसरा लड़का खुद ब खुद लड़खड़ा कर गिर गया। अब जेन बंदूक उठाकर अंदर घुसी। उसकी आंखों में अभी भी जलन हो रही थी, वो साफ नहीं देख पा रही थी। जैसे ही वो एक कोने में पहुंची, सैम ने तुरंत उस पर गोलियां चलाई। जेन ने भी तुरंत बचते हुए एक के बाद एक बहुत सारी गोलियां चलाई। सैम गिर पड़ा और जोर जोर से खांसने लगा। जेन ने अपने हाथ से उसकी बंदूक अलग कर दी और उसे गन पॉइंट पर रखा। तब बेन अंदर आया। उसने सैम की हालत देखी और कहा कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जेन ने कहा कि एम्बुलेंस बुला लेते हैं, हो सकता है बच जाए। लेकिन तभी सैम ने अपनी आखिरी सांस ली। बेन सीधा बाहर निकला। जेन उसके पीछे चल दी। बाहर फ्रैंक और चिप पहले ही पकड़े जा चुके थे। जेन ने अब उनसे सवाल पूछने शुरू किए, लेकिन जैसे ही चिप को पता चला कि उसकी बहन मर गई है, वो पूरी तरह टूट गया। फिर एक जरूरी बात सामने आई। उसे पता था कि नैटली का बॉयफ्रेंड कौन है। जेन ने कहा कि चिप उन्हें उस बॉयफ्रेंड के पास ले जा सकता है, लेकिन कोरी ने मना कर दिया। उसने बर्फ में हाल ही में चली गाड़ी के निशान देखे। उसने दूरबीन से उन सभी निशानों को ध्यान से देखा। ये ट्रैक्स उसी पहाड़ की तरफ जा रहे थे जहां नैटली मिली थी। एक बात बहुत अजीब थी कि ट्रैक्स ऊपर की तरफ गए लेकिन वापस नीचे नहीं आए। कोरी तुरंत समझ गया कि चिप कुछ तो जानता है। कोरी ने जेन से कहा कि बर्फ ने अभी भी नैटली की कहानी को संभाल कर रखा हुआ है। हमें जल्दी करनी होगी, वरना अगर एक तेज तूफान आ गया तो सब कुछ मिट जाएगा। पहाड़ी के पास पहुंचकर कोरी ने इंजन बंद किया। इन पेड़ों के बीच से उनकी स्लेज आगे नहीं बढ़ सकती। सब लोग पैदल चलने लगे, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। निशान एक जगह रुक गए। वहाँ एक और डेड बॉडी मिली। बॉडी आधी बर्फ में दबी हुई थी। पंछियों ने उसे नोच दिया था और उसके शरीर पर खून लगा हुआ था। शाम तक पूरा एरिया पुलिस से भर गया। बेन ने कहा कि हम उस जगह की कैमरा रिकॉर्डिंग्स निकलवाएंगे जहाँ पर नैटली का बॉयफ्रेंड काम करता था। लेकिन जो लड़के उनकी कस्टडी में थे वो बिल्कुल चुप रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। इस पर कोरी बोला कि मैं उनसे बात कर सकता हूँ क्या। बेन ने उसे समझाया कि अगर तेरे सामने उन्होंने अपने गुनाह मान भी लिए ना, तो भी वो कोर्ट में कन्फेशन के तौर पे नहीं डाल सकते। हम एक ऑफिसर का होना जरूरी है। लेकिन बेन ने कहा कि कन्फेशन की जगह अगर कुछ और मिल गया तो। जेन फोन पर बात करते हुए थोड़ी देर के लिए साइड चली गई। तब कोरी फिर से बेन के पास गया कि मैं इस लड़के को बचपन से जानता हूँ, शायद ये मुझे बता देगा। बेन ने ना चाहते हुए भी कोरी को जाने दिया। जब कोरी चिप से बात करने पहुंचा तो चिप ने कहा कि ये पूरा शहर ही साला बेकार है, क्या ही जिंदगी है यहाँ पे। लेकिन फिर कोरी ने उसे झंझोड़ते हुए कहा कि तेरी बहन के कातिल अभी भी यहीं घूम रहे हैं,
इसी शहर में जहाँ तू पैदा हुआ, घूमने देगा उनको? उसने चिप का गला पकड़ा, उसे गाड़ी पर जोर से धक्का देते हुए कहा कि तेरी बहन को नोच खाया उन दरिंदों ने, बेशरम। इतना कहकर कोरी मुड़कर जाने लगा, लेकिन ये सब सुनकर चिप टूट गया। उसने सब कुछ बता दिया। नैटली का बॉयफ्रेंड मैट है, वो ड्रिलिंग रिग पर सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, लेकिन अगर किसी को और ज्यादा पता हो सकता है तो वो है सैम, उससे पूछो ना। लेकिन सैम तो मर चुका था। कोरी वापस चीफ बेन और जेन के पास गया। जेन जानना तो चाहती थी कि चिप ने क्या बताया, लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं। बेन ने कहा कि सुबह रिग पर मिलते हैं, लेकिन कोरी बिना कोई सीधा जवाब दिए वहां से चला गया। जल्द ही उस लाश की पहचान हो गई। वो नैटली का बॉयफ्रेंड मैट ही था। वो ड्रिलिंग स्टेशन पर काम करने वाला एक सिक्योरिटी स्टाफ मेंबर था। जेन जब ये खबर कोरी को देने उसके घर गई तो कोरी ने उसे अंदर बुलाया ताकि वो ठंड से बच सके। जेन घर के अंदर आई और जब कोरी पानी लेने गया तब उसकी नजर फैमिली फोटोज पर पड़ी। कोरी ने वापस आकर एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरी बेटी का नाम एमिली था। ये सुनकर जेन ने दुख जताया। फिर कोरी ने अपनी बेटी एमिली के साथ हुआ पुराना दर्दनाक किस्सा बताया। उस वक्त कोरी एक दूसरे शहर में काम करता था। उस दिन कोरी अपनी पत्नी विल्मा के साथ एक छोटी सी ट्रिप पर निकल गया। घर पर 16 साल की एमिली और उसका छोटा भाई केसी अकेले रह गए। उस रात उनके घर में बिना बताए एक पार्टी हुई। सुबह नैटली का फोन आया और उसने बताया कि एमिली गायब हो गई है। बाद में एक चरवाहे को एमिली की लाश घर से 20 मील दूर मिली, लेकिन तब तक लोमड़ियों ने उसके शरीर को इतना खा लिया था कि ऑटोप्सी से भी कुछ पता नहीं चला। ये सब याद करके कोरी को बहुत दुख हो रहा था। उसकी आवाज में कपकपाहट थी। जेन समझ गई कि उसने कुछ ज्यादा पूछ लिया। अगली सुबह बेन कुछ यूनिफॉर्म वाले ऑफिसर्स को लेकर जेन के साथ मैट के स्टेशन की तरफ गया। कोरी एक अलग रूट से स्लेज का इस्तेमाल करते हुए निशानों को फॉलो करता हुआ आया। जेन ने नए ऑफिसर्स को सब कुछ समझाया। उनका काम है मैट के ट्रेलर की तलाशी लेना और देखना कि वहाँ कोई सुराग तो नहीं है जो नैटली के कत्ल का कनेक्शन दिखा सके। कोरी से भी कहा गया कि अगर कुछ मिले तो रेडियो से बता देना। बर्फ में कोरी आगे बढ़ता रहा। उसने जानवरों के पंजों के निशान फॉलो किए और एक मरी हुई जानवर की बॉडी तक पहुंच गया। उधर स्टेशन पर गार्ड्स ने कहा कि हम भी मैट के गायब होने की रिपोर्ट करवाने ही वाले थे। उन्होंने कहा कि मैट तो 2-3 दिन से गायब है क्योंकि उसका अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया था ना। जेन ने नोटिस किया कि 2 गार्ड थोड़े से जख्मी लग रहे हैं। उन्होंने बहाना बनाया कि हमारा काम ही इतना मुश्किल है, हेलमेट वगैरह कुछ देते नहीं है कंपनी वाले, इसीलिए ऐसा होता रहता है। सुपरवाइजर ने आखिरकार ट्रेलर की तलाशी की परमिशन दे दी। कोरी ने दूरबीन से देखा कि जिन ट्रैक्स को वो फॉलो कर रहा है वो सीधा ट्रेलर साइट के पास से गुजरते हैं जहां बाकी ऑफिसर्स छानबीन कर रहे थे। ट्रेलर की तरफ जाते वक्त एक गार्ड ने जेन से पूछा कि नैटली ने मैट की मिसिंग रिपोर्ट की क्या। इस पर जेन ने हाँ कहा कि हाँ, नैटली ने ही खबर दी थी। इस पर गार्ड तुरंत बोला कि तुम लोगों को तो नैटली की डेड बॉडी मिली होगी। ये सुनकर सबको शक हो गया। बेन के ऑफिसर आसपास पोजीशन लेने लगे। गार्ड ने भी तुरंत बंदूक निकाल ली। वहाँ एक लड़ाई वाली सिचुएशन बन गई थी। जब वो लोग ना तो नैटली ना तो मैट से कई दिनों से मिले हैं तो उन्हें कैसे पता कि उसकी डेड बॉडी मिली है वहाँ पे। दरअसल नैटली के कत्ल की खबर अभी तक पब्लिक नहीं की गई थी। सिर्फ एक लड़की के मरने की खबर थी, नाम नहीं बताया। खैर, हालात को थोड़ा संभालते हुए जेन ने कहा कि मैं FBI से हूँ, अगर कुछ गड़बड़ की तो देश में जहाँ मर्जी छुप जाना, बचकर निकल नहीं पाओगे। इसी बीच कोरी ने रेडियो पर बेन से बात करने की कोशिश की पर कोई रिस्पांस नहीं मिला। वो राइफल लेकर पैदल ही ट्रेलर की तरफ दौड़ पड़ा। ट्रेलर के पास जाकर जेन को पता चला कि पीट नाम का एक और गार्ड अंदर सो रहा है। वो नाइट शिफ्ट पे था ना। यहीं से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया गया। उस रात नैटली बिना बताए मैट को सरप्राइज देने के लिए उसके ट्रेलर पर पहुंच गई। मैट उसे देखकर बहुत खुश हुआ। दोनों गले मिले और बाद में बेड पर लेटकर आगे के प्लान्स बनाने लगे कि आखिर वो कहाँ जाकर सेटल होंगे। तभी बाहर से आवाज आई। दूसरे गार्ड्स वापस आ गए थे। वो लोग शहर में रुकने वाले थे पर जल्द ही लौट आए। नैटली कपड़े बदल रही थी, तभी नशे में पीट ने उसे देख लिया और बदतमीजी करने लगा। मैट ने उसे धक्का दिया और पर्दा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद पीट वापस आया और मैट से झगड़ने लगा। एक और गार्ड ने नैटली को गाली दी तो नैटली ने उसे थप्पड़ मार दिया। पीट ने गुस्से में नैटली की पैंट खींच दी। अब तो मैट गुस्से से भर गया और वो उस पर टूट पड़ा, लेकिन बाकी गार्ड्स ने भी मैट पर हमला कर दिया। उन्होंने एक बोतल मैट
मैट के सर पर फोड़ दी, वो वहीं बेहोश हो गया। उन्होंने नैटली को पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती की। बेचारा मैट किसी तरह मुश्किल से खड़ा हुआ और लड़ने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान नैटली भाग निकली और दरवाजे से निकलते वक्त उसने मुड़कर देखा, मैट चारों तरफ से घिरा हुआ था। उसने जैसे ही दम घुटने की आवाज सुनी तो वो बर्फ की तरफ भागती चली गई। फिर हम आज के दिन वापस आते हैं। जेन अभी भी ट्रेलर का दरवाजा खटखटा रही थी। दरवाजा अंदर से बंद था। कर्टिस बाहर ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। तभी अचानक अंदर से शॉटगन चली जो सीधी जेन को लगी, जिससे वो उड़कर दूर जा गिरी। इस अचानक हुए हमले के बाद गार्ड्स ने ऑफिसर्स पर फायरिंग शुरू कर दी। जेन ने नीचे लेटे हुए गार्ड के पैर पर कई गोलियां मारी और उसे मार डाला। अचानक अंदर से कोई मशीन गन से फायरिंग करने लगा और अब जेन ने बेन को भी मरते हुए देखा। कर्टिस अभी भी जिंदा था। उसने जेन की बंदूक छीन ली और उसे मारने ही वाला था। तभी दूर से एक स्नाइपर ने गोली चलाई और कर्टिस वहीं पर ढेर। ये कोरी था जिसने बाकी 2 गार्ड्स को भी खत्म कर दिया। अब सिर्फ 2 लोग ट्रेलर में बचे थे। एक और मारा गया। सिर्फ पीट बचकर भागने में कामयाब हो गया। पीट खिड़की से कूद कर भागा था। जेन ने ट्रेलर के नीचे से उस पर गोली चलाई पर वो जंगल की तरफ भागता रहा। तब कोरी जल्दी से जेन के पास पहुंचा। कोरी ने उसे जल्दी से ट्रेलर के अंदर सोफे पर बैठाया। जेन ने कहा कि मुझे रेडियो दो, अगर हेलीकॉप्टर यहाँ तक आ गया तभी बच पाऊंगी। कोरी ने रेडियो पर मैसेज दिया और फिर कहा कि मैं पीट के पीछे जा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं उसे पकड़ भी पाया तो भी वो वापस नहीं आएगा। जेन ने हामी भरी। उसे पता था कि कोरी क्या करने वाला है। पीट जंगल में बर्फ के बीच भागता रहा। वो थक चुका था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। फिर भी वो अपनी बंदूक पकड़कर आगे बढ़ता रहा, सिर्फ जिंदा बचने की कोशिश में। परेशान होकर पीट ने अपनी पिस्टल इधर उधर घुमाई, लेकिन उस वक्त कोरी ने एकदम सफेद सूट पहना हुआ था। आसपास बर्फ की वजह से वो 1% नहीं दिख रहा था। कोरी ने अचानक से उस पर हमला किया और उसे बेहोश कर दिया। जब पीट होश में आया तब उसका शरीर एक बैग के अंदर था। हाथ पैर बंधे हुए थे और चेहरा खून से भरा हुआ। कोरी ने शांत आवाज में कहा कि इस वक्त हम सबसे ऊंचे पहाड़ पर हैं। पीट ने कहा कि मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। कोरी पास में एक कटे हुए पेड़ पर बैठ गया एकदम शांत और कहा कि हाँ, मैं बिल्कुल सुनने के लिए तो बैठा हूँ यहाँ पे। पीट धीरे धीरे हिलकर बैठने की पोजीशन में आया। तब उसकी नजर अपने नंगे पैरों पर पड़ी। उसके जूते गायब थे। ये देखकर वो बहुत घबरा गया। कोरी चुपचाप उसे देख रहा था। उसने कहा कि बोलना शुरू कर, टाइम बहुत कम है तेरे पास। पीट ने घबरा कर बोलना शुरू किया। हाँ, मुझसे गलती हुई है। मैंने जबरदस्ती की थी उस लड़की के साथ। मैंने तो मैट को भी मार दिया था। आप मुझे जेल ले चलिए। मैं अपने किए की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। कोरी ने कहा कि यहाँ पर कोई कानून नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। उसका कन्फेशन सुनने के बाद कोरी ने अपना ब्लेड निकाला और पीट के हाथ पैर जिस रस्सी से बंधे हुए थे उसे काट दिया। उसने सीधा कहा कि अगर तुम हाईवे तक पहुंच गए तो आजाद हो जाओगे। यही चांस नैटली को मिला था। वो बेचारी तुम दरिंदों से बचकर 6 मील तक नंगे पैर बर्फ में भागती रही। अब तेरी बारी है कुत्ते। पीट अभी भी हालात को समझ नहीं पा रहा था। पीट को अभी भी लग रहा था कि ये मुझे जेल ले जाएगा। तभी कोरी ने बिल्कुल उसके कान के पास राइफल रख के चला दी। बंदूक की आवाज से घबरा कर पीट पागलों की तरह भागने लगा। रास्ता उसका साथ नहीं दे रहा था। पहाड़ थे, ढलान थी, गहरी बर्फ थी। वो कभी गिरता, कभी हाथों पर चलने लगता। बिल्कुल एक जानवर की तरह भागता रहा। वो दूर खड़ा कोरी उसे बस देख रहा था। थोड़ी देर बाद पीट के फेफड़ों ने उसका साथ छोड़ दिया। वो बर्फ पर पीठ के बल गिर पड़ा, सांस के लिए लड़ता रहा और फिर धीरे धीरे तड़प तड़प कर मरा। कोरी को तो एक भी गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। बाद में कोरी हॉस्पिटल गया जेन से मिलने। जेन अभी भी जिंदा थी। थोड़ी कमजोर लग रही थी पर पूरी तरह ठीक हो जाएगी। कोरी ने एक छोटा सा मजाक किया तो वो हंस पड़ी। कोरी उसके लिए एक स्टफ टॉय भी लेकर आया था। इसके बाद जेन ने भावुक होकर कहा कि मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही है, वो बेचारी 6 मील तक नंगे पांव कैसे भागी होगी, इतनी ठंड में किस हालत से गुजरी होगी वो। इस पर कोरी ने सिर्फ इतना कहा कि उसे भगाने वालों को भी भगा कर आया हूँ मैं। बाद में कोरी ने नैटली के पिता को भी जाकर ये पूरी बात बताई और सलाह दी कि अपने बेटे से इतना दूर मत हो जाओ, उसे जरूरत है अभी तुम्हारी। उम्मीद है इन लोगों की जिंदगी में आगे सब कुछ बेहतर ही होगा। तो आपके हिसाब से कोरी ने कानून हाथ में लेकर सही किया या गलत, कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।